Hello बच्चों, in previous video we have studied about the effect of pressure on the adsorption process and इसमें हमने एक important quantitative relationship between the x by m and the pressure that is French adsorption isotherm क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लेंगे effect of temperature क्या होता है। effect of temperature जो है वो physical और chemical adsorption में अलग अलग है। फिजिकल एडिऑप्शन में जैसे ये देख सकते हैं आप, टेम्परेचर बढ़ाने से जो फिजिकल एडिऑप्शन जो कम होता जाता है इस तरह से, तो ग्राफ इस तरह से आता है। और केमिकल एडिऑप्शन जो शुरू में ये बढ़ता है एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, इनका दोनों का प्रभाव डिफरेंट है। लेकिन पहले एडिऑप्शन आइसोबार क्या होता है। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडिऑप्शन एंड टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कोल्ड एज एडिऑप्शन आइसोबार। यहाँ पे आइसो इज कॉन्स्टेंट और बार मीन्स प्रेशर, ठीक है। तो ये भी एडिऑप्शन आइसोबार है, इट इज़ फॉर द केमिकल एडिऑप्शन, और ये एडिऑप्शन आइसोबार है, इट इज़ फॉर द फिजिकल एडिऑप्शन, ठीक है। और फिजिकल एडिऑप्शन में क्यों डिक्रीज हो रहा है एक्सटेंट ऑफ एडिऑप्शन विद राइजिंग टेम्परेचर, इसका कारण ये है कि जो फिजिकल एडिऑप्शन जो है, जो एडिऑप्शन प्रोसेस होती है, इसमें इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है बिटवीन द एड्जॉर्ब्ड एंड एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ये जो फॉरवर्ड रेशन जिसको एडिऑप्शन बोलते हैं, ये डेल्टा एच इसकी नेगेटिव और बैकवर्ड जो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डिजॉप्शन जिसको बोलेंगे हम। रिमूवल ऑफ द एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एज डिजॉप्शन। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन जो है डिजॉप्शन होगी। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू लीच-एटले प्रिंसिपल, टेम्परेचर बढ़ाने से जो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है फेवर होती है, इक्विलिब्रियम जो एंडोथर्मिक की तरफ जाता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर डिजॉप्शन विल फेवर एंड एक्सटेंट फॉर ऑप्शन जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन कम हो जाएगी, ये बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो डेल्टा एच क्या है इसका, यहाँ पे फॉरवर्ड डेल्टा एच नेगेटिव है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या है, फॉरवर्ड का तो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, लेकिन बैकवर्ड का डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है। तो इसलिए जो बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर करेगी, दैट इज डिजॉप्शन फेवर करेगी, तो एक्सटेंट ऑफ डिजॉप्शन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल डिजॉप्शन में। केमिकल डिजॉप्शन में क्या होता है कि जब आप इनिशियली टेम्परेचर राइज करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ डिजॉप्शन जो बढ़ता है, एंड आफ्टर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद फिर राइजिंग टेम्परेचर से क्या डिजॉप्शन जो डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से ग्राफ जो है आता है एट कांस्टेंट प्रेशर। और ऐसा क्यों होता है, केमिकल डिजॉप्शन में क्या है, केमिकल बॉन्ड जो है इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द एडजोबेट एंड एडजोबेंट मॉलिक्यूल्स। केमिकल रिएक्शन जो आती है एडजोबेट एंड एडजोबेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने पिछले यूनिट में पढ़ा है कि जो रिएक्टेंट पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी दे विल टेक अप एनर्जी एंड इक्वलाइज देयर एनर्जी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एंड वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो हर एक रिएक्टेंट को वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जो क्रॉस करना पड़ता है तभी रिएक्शन जो स्टार्ट होगी। तो शुरू में राइजिंग टेम्परेचर जो इट विल हेल्प टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर फॉर द केमिकल एडजॉर्प्शन। तो शुरू में तो हेल्प मिलती है, तो इसलिए एडजॉर्प्शन जो फेवर करेगी एंड एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा विद राइजिंग टेम्परेचर, क्योंकि आसानी से जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी ओवरकम करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना जो फ़ायदेमंद होता है शुरू में, तो इसलिए एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। बट इन द एंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, when we rise the temperature the adsorption decrease, because in the end जो है as we rise the temperature the average the kinetic energy of adsorbed molecule जो है वो बढ़ जाती है, तो उससे उनके बॉन्ड जो बने हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल एंड में क्या होता है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब्ड हो गए होंगे, तो इससे फिर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर क्या करेगा, वो जो एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो इससे जो है वो बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इससे डिजॉप्शन प्रोसेस जो फेवर करेगी और एड्जॉर्प्शन जो है वो फिर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कारण है शुरू में एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, टेम्परेचर बढ़ाना एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने की हेल्प मिलती है, तो इससे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी। और इन द एंड जो है वो टेम्परेचर बढ़ाना जो है वो इट विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, इससे डिजॉप्शन फेवर करेगी और एड्जॉर्प्शन जो कम हो जाएगी। तो ये दो पार्ट में इसको एक्सप्लेन करके आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने बताया, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है उसमें नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, ये डिफरेंस में ले सकते हैं आप एक पॉइंट कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड बट केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड
फॉर द एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। पावर, ये क्वेश्चन हो सकता है, वाई पावर्ड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट देन द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्योंकि आपको पता है जो पाउडर सब्सटेंस होता है इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, पाउडर फॉर्म में कोई सब्सटेंस होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो सिंस द जो एडजॉर्प्शन एट द सरफेस फिनोमिना, तो इसलिए पावर्ड जो सब्सटेंस होते हैं तो उसमें ज़्यादा एडजॉर्प्शन होती है एज कम्पेयर टू द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। फिर हम कुछ एप्लीकेशन नोट कर सकते हैं ऑफ द एडजॉर्प्शन। गैस मास्क बनाए जाते हैं बाय यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल एंड बिकॉज इट एब्जॉर्ब द पॉइजनस गैस या टॉक्सिक गैस फ्रॉम द एयर। फिर हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं। हम चारकोल की या सिलिका की मदद से जो है वो ह्यूमिडिटी या सिलिका जेल की मदद से, एल्यूमिनियम जेल की मदद से ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस जो कैटालिसिस होती है वो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो है यूज़ होती है। फॉर क्योरिंग सो मैनी डिजीजेज जो है वी कैन यूज़ द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ द कलर इम्प्योरिटीज़। कई बार कलर इम्प्योरिटीज़ उनको एडजॉर्ब, कलर को एडजॉर्ब करने के लिए एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो है इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट अब टॉपिक होगा दैट इज़ कैटालिसिस क्या है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कैटालिस्ट क्या होता है और कैटालिसिस क्या है। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन without undergoing any chemical change. Substance is known as catalyst, and the phenomena या the process of increase of rate of reaction by use of catalyst is called as catalysis. इस process को जिसके द्वारा हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज, उसको कैटालिसिस बोलेंगे। कैटालिसिस जो दो प्रकार की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्या है इनमें अंतर? होमो का मतलब बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। होमोजीनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट जो है और प्रोडक्ट्स जो हैं और कैटलिस्ट जो है, इन सब की जो फिजिकल स्टेट सेम होती है। when the physical state of catalyst, reactants and products is are same, तो that catalyst is called as homogeneous catalysis। इसमें कई एग्जांपल है, जैसे एस्टर को, एस्टर है, ये देखिए एस्टर में की हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी में ऐड करेंगे तो इससे एसिड बनेगा और अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे सभी लिक्विड स्टेट में है। देखो कैटलिस्ट यहाँ पे क्या होता है, एक्वस H2SO4 बोल सकते हैं हम, H प्लस एक्वस हो सकता है, ठीक है। H2SO4 एक्वस यहाँ पे मतलब सभी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। एक सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में बदलना है, ऑक्सीडेशन करनी है, तो सभी जो है ये देखिए गैस हैं। तो जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स और उसके साथ साथ कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम होगी, एक जैसी होगी, अगर लिक्विड है तो लिक्विड होनी चाहिए सारे, अगर गैस है तो गैस होनी चाहिए, अगर सॉलिड तो सारे सॉलिड होने चाहिए। तो अगर सेम फिजिकल स्टेट होगी उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। लेकिन इफ कैटलिस्ट हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट टू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट अगर उसकी डिफरेंट हो, अगर जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में दिए हैं, कैटलिस्ट जो सॉलिड हो, जैसे आमतौर पे यही होता है, कैटलिस्ट सॉलिड होता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस स्टेट में होते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो होंगे दे आर एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। दे आर एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो इसके ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। N2+O2 गिव राइज टू N2+H2, सॉरी यहाँ पे H2 आएगा, गिव राइज टू NH3 गैस। NH3 की ऑक्सीडेशन करके NO+H2 को बनना, प्लाटिनम यहाँ पे सॉलिड स्टेट पे कैटलिस्ट होता है। तो ये दीज आर एग्जांपल ऑफ हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है? एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कितनी उसकी एबिलिटी है, दैट इज इट्स एक्टिविटी। और सिलेक्टिविटी क्या होती है? सिलेक्टिविटी इज एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए पर्टिकुलर रिएक्शन इन ए डायरेक्ट ए रिएक्शन टू गिव ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर आप कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो इससे जो है वो मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी बदल जाती है, प्रोडक्ट का बनना डिफरेंट हो सकता है अगर कैटलिस्ट चेंज करते हैं। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलिस्ट अपने हिसाब से पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू गिव ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिविटी। जैसे ये रिएक्शन है, एसिटिलीन की आप हाइड्रोजनेशन करते हैं, अगर निकल की प्रेजेंस करेंगे तो इथेन बनता है, अगर प्लाटिनम चारकोल की प्रेजेंस में करेंगे तो इथीन बन जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। देखो रिएक्टेंट तो सेम है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट चेंज होने से चेंज हो जाता है। दिस कॉल्ड सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है। अगर सी और H2 की रिएक्शन करेंगे, निकल की प्रेजेंस में करेंगे तो मीथेन बनेगी, कॉपर की प्रेजेंस में करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये भी रिएक्टेंट तो सेम है लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलिस्ट जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में फोर्स कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है।
इसके बाद आता है कि एडजॉर्प्शन थ्योरी फॉर द हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट क्या है। ठीक है, एडजॉर्प्शन थ्योरी जो के मुताबिक हेटेरोजेनियस कैटलिसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, 5 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, हेटेरोजेनियस कैटलिसिस में मैंने आपको पहले बताया रिएक्टेंट्स जो होते हैं और प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैस स्टेट में होते हैं और कैटलिस्ट जो सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो वो कैटलिस्ट क्या करता है, पहले तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट होंगे ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। रिएक्टेंट नज़दीक आएंगे, जो गैस स्टेट में कैटलिस्ट के सरफेस के नज़दीक आएंगे, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। फिर क्या, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, फिर वो उनकी एडजॉर्प्शन होगी, दे विल गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। और एडजॉर्प्शन से क्या होगा, देखो पहले तो गैस है, दूर दूर फैले मॉलिक्यूल, उससे कॉन्सेंट्रेशन कम है, जब एडजॉर्प्शन एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ reactant on the surface of the catalyst, the concentration of reactant increases, which will increase the rate of reaction. And in addition, due to adsorption of reactant molecule, the bonds of reactant is get weakened, bond जो उनके अपने बॉन्ड वीक हो जाते हैं, एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये दूसरे स्टेप में एडजॉर्प्शन होती है। तीसरे स्टेप में होता है एक्रेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कंसेप्ट टू फॉर्म सरफेस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, अगले स्टेप में अक्रेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कंसेप्ट। ठीक है, एंड अगले स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द, एंड देन इसी में बोला कि फिर क्या होगा, डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, रिएक्शन होके फिर डिजॉर्प्शन भी हो जाएगा, प्रोडक्ट बाहर आ जाएंगे, एंड देन डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो पहले देखिए एडजॉर्प्शन होगी, एडजॉर्प्शन के बाद फिर क्या बनेगा, इंटरमीडिएट थ्योरी के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी एडजॉर्ब स्टेट में, फिर क्या होगा, डिजॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट होगा, एंड देन डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ द हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट अपॉन द एडजॉर्प्शन थ्योरी के, बाय द एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसके बाद लेते हैं एक कंसेप्ट, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम जो है दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस in the bodies of animal and plants. All the enzymes are proteins, प्रोटीन होते हैं ये। कुछ एग्जांपल हम लेंगे, एंजाइम जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, जो हम एनिमल और प्लांट की बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं उनको फास्ट करने के लिए एंजाइम जो है वो एक तरह कैटलिस्ट हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे सुक्रोज है, इसकी हाइड्रोलिसिस करके हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल सकते हैं। इन्वर्टेज यहाँ पे कैटलिस्ट होता है, ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इथेनॉल, तो यहाँ पे जाइमेज का कैटलिस्ट होता है। ठीक है, स्टार्च को हम कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में, डाइएस्टेज कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो ये एग्जांपल आप नोट कर सकेंगे। सुक्रोज को अगर आप कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज को माल्टोज की प्रेजेंस पे, ठीक है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करें, लैक्टोबैसिली जो है कैटलिस्ट होता है। दीज आर एग्जांपल ऑफ एंजाइम। और ये कई बार पूछा जाता है कि अगर आपको ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलना है तो कौन सा एंजाइम जो है वो यूज़ होगा, तो इनको आप इन चीज़ों को नोट करेंगे। नेक्स्ट आता है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट जो है इट इज़ अ कैटालिटिक रिएक्शन है विच डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन, जो देखिए इस टाइप की कैटलिसिस में क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है वो मॉलिक्यूल जो है दे विल एंटर इनटू द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट, तो इससे जो है वो एडजॉर्प्शन होती है उनकी। तो उस जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होंगी, कैटालिसिस जो होगी, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट। दिस टाइप ऑफ कैटलिसिस को शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट जो इसके एग्जांपल हैं, जियोलाइट आर द गुड एग्जांपल ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस बिकॉज इट्स ड्यू टू इट्स हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लेंगे, दैट इज कॉल्ड कोलाइड सॉल्यूशन क्या होते हैं। कोलाइड सॉल्यूशन को समझने से पहले हम देखते हैं कि जो थॉमस ग्राहम थे,
नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको दो कैटेगरी में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया था। जो सब्सटेंस जो है वो सेमी परमेबल मेम्बर से पास हो जाते हैं उनको बोला उन्होंने क्रिस्टलॉइड, और जो पास नहीं होते हैं दे आर कोलाइड्स, ठीक है। लेकिन बाद में देखा उसने कि जो NaCl है, अगर इसको बेंजीन में घोलते हैं तब ये क्लोइड्स बिहेव करता है, लेकिन जब पानी में घोलते हैं तो क्रिस्टलाइड बन जाता है। तो एक ही सब्सटेंस है, सॉल्वेंट चेंज करने से वो कई बार क्लोराइड्स बन जाता है, कई बार क्रिस्टलाइड, ठीक है। क्लोराइड उसने वो बोला जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से नहीं पास होते, दे आर क्लोराइड्स, जो पास हो जाते हैं जो क्रिस्टलॉइड होंगे, जैसे ये क्रिस्टलॉइड है, ठीक है। लेकिन एक ही सब्सटेंस है, बेंजीन में सोल्यूशन बनाएंगे तो क्लोराइड्स है, वाटर में बनाएंगे तो क्रिस्टलॉइड है। तो मीन्स उसने बोला कि क्लोराइड जो है इट इज़ नॉट ए सब्सटेंस, इट इज स्टेट ऑफ सब्सटेंस है ये। तो फिर उसने डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑन द सोल्यूशन, देर आर 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन जो है दैट मे बी पॉसिबल। फर्स्ट आता है ट्रू सोल्यूशन, दूसरा आता है सस्पेंशन, और तीसरा आता है कोलाइड सोल्यूशन, ठीक है। जब आप सोल्यूशन बनाते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को घोलते हैं आपस में, तो इससे जो है वो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस बन जाते हैं। कई बार जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें पार्टिकल साइज जो 1 नैनोमीटर से कम होता है, या 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। ट्रू सॉल्यूशन आर होमोजीनियस एंड हैव पार्टिकल साइज 10⁻⁹ मीटर से कम होगा, या 1 नैनोमीटर से कम होगा, आर ट्रू सॉल्यूशंस। Particle obtrusions are invisible even under microscope. They can pass through the ordinary filter paper as well as semi-permeable membrane, ठीक है। तो ये इनकी विजिबिलिटी और इनकी जो फिल्टरेबिलिटी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सस्पेंशन जो होते हैं ये हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। हिट्रोजीनियस में 2 फेज होंगे इनके, इन विच द जो पार्टिकल साइज है, इन विच द पार्टिकल साइज, सॉल्वेंट पार्टिकल नहीं आएगा, इट मीन इन विच द पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा पार्टिकल साइज जब हो जाता है तो वो जो बनता है वो दैट इज सस्पेंशन, उसको बोलते हैं सोल्यूशन को। ये हिट्रोजीनियस होता है, ठीक है। ये होमोजीनियस है, यहाँ पे हिट्रोजीनियस है, ठीक है। यहाँ आगे आता है फिर, अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, इट मे और मे नॉट बी विजिबल बाय द microscope. The particle suspension can neither be passed through the ordinary filter paper nor to the semi permeable membrane. तो इनकी फिल्टरेबिलिटी ऐसे होगी। कोलाइड सोल्यूशन जो है उसके इनके दोनों के बीच में आता है। 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का जो पार्टिकल का साइज होगा, या 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁶ मीटर के बीच का पार्टिकल साइज होगा, दैट इज कॉल्ड एज, दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज कोलाइड सोल्यूशन। तो इनमें पार्टिकल साइज इस तरह से जो है वो इस रेंज के बीच में होना चाहिए। तो जैसे ये सस्पेंशन है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल जो है वो नजर आ जाते हैं और वो नीचे सेटल डाउन होंगे, हिट्रोजीनस होता है, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन जो है बिल्कुल पार्टिकल इसके नज़र नहीं आते हैं, NaCl घोला होगा, पता नहीं चलता पानी में घोला है। पार्टिकल साइज बड़ा कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। माइक्रोस्कोप से भी पार्टिकल नज़र नहीं आते हैं, फिल्टर पेपर में भी पास हो जाता है ट्रू सोल्यूशन, और इसके पार्टिकल जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी पास हो सकते हैं, ठीक है। जब पार्टिकल का साइज इन दोनों के बीच में होगा, पर माइक्रोस्कोप से ये भी होमोजीनियस होता है, सॉरी इट इज़ हिट्रोजीनियस सोल्यूशन है। लेकिन ये इसके जो पार्टिकल साइज जो है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में आएगा। तो उसमें ये फिल्टर पेपर ये जो सोल्यूशन होता है, इनके जो पार्टिकल हैं कैनॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई बट कैन बी सीन अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। कोलाइड सोल्यूशन के पार्टिकल जो है दे कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट कैनॉट पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इनकी फिल्टरेबिलिटी जो है वो बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पॉसिबल है, ठीक है। जो कोलाइड सोल्यूशन है इसके बारे में 2 कंपोनेंट इसके आते हैं। एक आता है डिस्पर्सन मीडियम, जैसे अगर सॉल्वेंट होता है सोल्यूशन में, तो वैसे ही कोलाइड सोल्यूशन को सॉल्वेंट को एक जगह पे हम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। ये ध्यान देना आपने, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कोलाइड सोल्यूशन के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्सन मीडियम वो होता है जो विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस जस्ट लाइक सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन, दैट इज डिस्पर्सन मीडियम। और डिस्पर्स फेज वो होता है जो विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर एक्सटेंट जस्ट लाइक सॉल्यूट इन द सोल्यूशन, it is called as disperse phase. These are the 2 component of the colloidal solution. It is very important. Particle size किस रेंज में होता है और इसमें 2 कंपोनेंट जो होते हैं वो कौन कौन से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज़ जो आप नोट करेंगे। थैंक यू।